जय हिंद। मैं हूं सुवनीत कुमार और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जीएस पेपर फर्स्ट डिस्कशन हिस्ट्री यानी कि इतिहास पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है? संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? तो ऑप्शन ए है प्रज्ञापारमिता सूत्र, ऑप्शन बी है विद्युत दिमंगो, ऑप्शन सी है सर्वास्तिवाद विनय यानी कि सर्वास्तिवाद विनय, ऑप्शन डी है ललित विस्तार। तो हम इसकी व्याख्या को देखें थोड़ा सा। तो क्या है? प्रज्ञापारमिता सूत्र ये तो हमारा गलत हो जाएगा, और विशुद्ध दिमंगो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी है सर्वास्तिवाद विनय ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन डी देखें यानी ललित विस्तार ये हमारा गलत हो जाता। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है यानी कि सर्वास्तिवाद विनय। तो चलिए हम अपने अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो क्या हमारा अगला प्रश्न? प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो कथन ए न्यायपुत्र, कथन यानी कि जो बी है शाक्यमुनि, और कथन जो 3 है वह तथागत या तथागत। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध के उपनाम नहीं है। चलिए हम इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो हमारा जो ऑप्शन कथन ए है न्यायपुत्र हमारा गलत हो जाता है, और ऑप्शन जो कथन 2 है शाक्यमुनि ये भी सही है, और कथन 3 है तथागत ये भी सही है। तो हमारे 2 और 3 सही, 2 3 हमारे किसमें? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल विवरण से दिए हुए हैं। तो क्या क्या है? कथन 1 चंद्रकेतुगढ़ और उड़ीसा और व्यापार बंदरगाह। ठीक है, और कथन 2 इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल। कथन 3 है मंगड़ू और केरल महापाषाण स्थल यानी कि मेगालिथिक प्लेस, और सालिहुंडम। कथन जो 4 सालिहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर। उपरोक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? यहाँ सही सुमेलित बताना है। तो ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। कथन 1 है चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा व्यापार बंदरगाह, यहाँ पर नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। और कथन 2 इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ ये महापाषाणिक नहीं यानी ताम्रपाषाणकालीन स्थल है यानी कि इनाम गांव, जहाँ पर तांबे के बहुत से अच्छे मतलब जो है पाए गए हैं। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तीसरी मंगड़ू केरल में महापाषाण स्थल यानी मेगालिथिक साइट यहाँ पर पाई गई, ये बात बिल्कुल सत्य है। और कथन 4 देखें कि सालिहुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर नहीं पाए गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या 2 और 3 यानी 2 3 किसमें? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है 2 और 3। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये रहा यानी मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक जिला बनाने की अनुमति दी थी? ठीक है, ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी नरसिम्हा राव सालू, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह तृतीय, और ऑप्शन डी यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, चलिए हम इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है पहला कृष्णदेव राय यही हमारा सही हो जाता है। चलिए अपने अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा आधुनिक भारत के इतिहास से आया है, यानी कि राजस्व संग्रह के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। और कथन 2 है बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो
उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। ठीक है, और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या हाँ? ठीक, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। चलिए हम इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे कथन एक, राजस्व संग्रह के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान के समय छूट दी गई थी, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि जब किसानों को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती थी, और जो जमींदार होते थे वो अंग्रेज़ों के लिए ये सब किया करते थे। यानी तो कभी अंग्रेज कभी भारत के भला के बारे में सोचें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये जो एक है जो पहला गलत हो जाता है। और ऑप्शन बी का बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था? उनको पैसा चाहिए था, जब क्योंकि उसी ज़मीन को बाद में नीलामी के लिए छोड़ दिया जाता था। जो जिसकी जितनी ज़्यादा बोली अधिक लगाएगा और उसी के लिए ज़मीन दी जाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो सिर्फ राजस्व ही चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक पैसा चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दो सही हो जाए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य सही है, ऑप्शन दो। तो चलिए हम अपने आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा या पैराबल नहीं है। कथन दो, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं या? ठीक, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, चलिए हम इसके व्याख्या के बारे में देख लीजिए। कथन ए, उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पैराबल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है तो उपनिषद किस बात की? उपनिषद का मतलब क्या है? यानी उपनिषद यानी गुरु के समय बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु क्या कोई नीति कथा नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, ये वैदिक कल्चर से आया हुआ है। और वो कथन दो है, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पुराण बाद में बने, पहले उपनिषद बने। उपनिषद एक वेद के ही रूप हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, यानी केवल दो। और चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम, वियोग, ऑप्शन डी है महाभाष्य। चलिए हम इसके सही ऑप्शन को डाल लेता हूँ। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्यम वियोग। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। और ऑप्शन हमारे सारे समाप्त हो गए। तो आपको ऐसा ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्या करके बताना? कमेंट। और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, क्योंकि ये 2024 का जो 24 में आए हुए हिस्ट्री यानी इतिहास विषय से आए हुए क्वेश्चन हैं जो हमने आपको सॉल्व करके बताए। चलिए मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।